नमस्कार जी, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल है आप सबके? तो आपके लिए काफी दिनों बाद एक नई सीरीज में लेकर आया हूं और इसमें हम एसएससी के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसे एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर निकाला, मेरे दिमाग में सबसे पहले यह चीज आई कि आपके लिए 2025 के जो बेहतरीन सवाल है उसकी एक क्लास होनी चाहिए। बल्कि एक क्लास नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस एक क्लास में तो बहुत बड़ा लेक्चर ही बन जाएगा। तो हम इसको कुछ कुछ पार्ट्स में करेंगे। आज थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको हर एक क्लास का नेक्स्ट शेड्यूल बताते जाऊंगा और मुझे केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताना है, उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताना है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको बेसिक उतना अच्छे से ना पढ़ा हुआ हो, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट बहुत क्लियर करेंगे, बेस क्लियर करेंगे और इस तरीके से क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होंगे और सीखते भी आप जाओगे। तो मैंने इसमें यह कोशिश करी है कि हम हर एग्जाम के क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप समझिए कि सीजीएल के क्वेश्चंस करेंगे, सीएचएसएल है, सीपीओ है, जीडी है, एमटीएस है। तो 2025 में ये जो परीक्षाएं हुई हैं उनके बेहतरीन जो मैथ्स के सवाल हैं वो हम करेंगे। 100+ क्वेश्चंस करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हर बच्चे को ध्यान में रख के अपनी क्लास रहेगी, है ना। तो इसकी आज से शुरुआत है। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 19 जनवरी को होगी। 19 जनवरी को फिर से आपकी अगली क्लास होगी। तो ऐसे मैं आपको अगला शेड्यूल बताते जाऊंगा। तो जब जब मैं आपको डेट बताऊंगा तब आप लोग आ जाइएगा और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा। कोशिश रहेगी कि आपका अभी जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके पहले मैं 100 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म कर दूं, ताकि जो बहुत अच्छे सवाल हैं वो आप सॉल्व करके पहले से तैयार रहें। और अगर आप भले एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो, आप रेलवे के विद्यार्थी हैं, स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स हर एग्जाम में आपको काम आएगा। तो आप हर एग्जाम के हिसाब से इसको पढ़ सकते हो और एसएससी के क्वेश्चंस यूं भी हर एग्जाम में फॉलो होते हैं। तो हर जगह आपको ये क्लास भरपूर काम आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस क्लास के खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे हमारा एक अलग से चैनल है, द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ के नाम से। यहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ही। तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी। सबसे मतलब रिक्वेस्ट की संख्या थोड़ी बढ़ा देता हूं। सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप फुल स्क्रीन पे पढ़िएगा। दूसरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। और तीसरी कि जब मैं आपको सॉल्यूशन दूं तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और चौथी कि अगर कोई डाउट हो तो ही कमेंट करिएगा, है ना। डाउट है तो आप कमेंट करिए। वैसे पूरा प्रयास है कि डाउट आपको पता है रहता नहीं है ना। तो बातचीत करने का ये सेशन नहीं है, हम कोई यहां पे बात नहीं करेंगे, पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाएंगे। आप भी आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा उठाकर जाइए। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 12/9/2025 थर्ड शिफ्ट का एक बहुत प्यारा सवाल है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो आप जैसा मैंने कहा फुल स्क्रीन करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, क्या बात है। डांसिंग कैट का नाम दिख रहा है लेकिन 1800 आंसर इन्होंने दिया है, और जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। चलो बिल्कुल, लाइक की संख्या आप बढ़ा सकते हो अगर अच्छा लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं। देखो, एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करती है। एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करती है, जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है ना। कार की गति 15 मीटर पर सेकेंड है, एसयूवी की गति 10 मीटर पर सेकेंड है, ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, है ना। तो आप ये समझिए कि एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार पूरा ट्रैक है जिसपे कोई बिंदु P से एक कार चलना शुरू करती है। तो आपने मान लो कि ये भैया बिंदु P है और यहां से कार चलना शुरू करेगी, और एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करती है जो P से 600 मीटर आगे है। तो आपने कहा कि यार यहां पर एक बिंदु Q है, आपकी कार यहां है, आपकी एसयूवी यहां है ना। और दोनों में कितने मीटर का गैप है, तो दोनों में 600 मीटर का गैप है।
कार की जो स्पीड है जो कि बिंदु P से निकली है तो उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, और जो यहां पे आपकी एसयूवी है इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और दिखती बात है कि अगर दो चीजें समान दिशा में जा रही हैं तो वहां पे रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगता है, एक बात। दूसरी बात कि समान दिशा में हमेशा चाल माइनस होती है, तो S1 माइनस S2 कंसेप्ट का आप यूज करोगे आगे। और आपसे कहा है कि इस पूरे ट्रैक की जो परिधि है वो कितनी है, तो उसकी 1500 मीटर है या 1.5 किलोमीटर है। कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो कितनी दूरी वो तय कर लेगी। मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहले एक सिंपल तरीका हम इसका देखते हैं, रेशो। अगर आप कहोगे कि सर इसको रेशो से सॉल्व करके बताओ, तो ध्यान से समझना, हम कार और एसयूवी की स्पीड का रेशो निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है तो एसयूवी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इनका जो रेशो बनेगा स्पीड का वो 3/2 होगा। और हर एक बच्चे को पता है कि जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। ज्यादा दूरी ज्यादा स्पीड होगी तो दूरी भी ज्यादा तय होगी, स्पीड कम होगी तो दूरी भी कम तय होगी, है ना। तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो हमेशा सेम होता है। अब आप देखो कि यहां दोनों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें डिफरेंस है 1 का, जबकि रियल में दोनों में डिफरेंस कितने का है, 600 मीटर का। तो दोनों में रियल में डिफरेंस है 600 मीटर का, है ना। तो आपको बहुत कम मेहनत में पता चल गया कि यार एक की वैल्यू कितनी है, 600 है। अब इन्होंने कहा कि बताओ कार एसयूवी से आगे निकलेगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना। तो आपको अल्टीमेटली कार के बारे में बताना है, भाई ये 2 चलेगी तो ये 3 चलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जब एक की वैल्यू 600 है तो कार कितने डिस्टेंस तय करेगी, 3 में गुणा कर दो, कार वहां पे 1800 मीटर की दूरी तय कर लेगी। इतना सिंपल आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है जी, बताइए समझ में आया या नहीं आया, है ना। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कार की स्पीड आपको दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, एसयूवी की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर रेशो बनाने जाओगे तो इनका रेशो बनेगा 3 और 2 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 600 का है, और रेशो में 1 का है। 1 बराबर 600, तो कार कितनी दूरी तय करेगी, ये हो गया। तो ये हो गई हमारी रेशो की मेथड नंबर 1। आपको एक और तरीका बता देता हूं, ये वैसे अच्छा तरीका है बट एक और तरीका सीख लेते हैं, उसको भी ध्यान से देख कर जाओ। आपको पता है कि दोनों के बीच का, मेथड नंबर 2 में आपको बता रहा हूं, दोनों के बीच में 600 मीटर का गैप है। और जैसा मैंने कहा कि जब दो चीजें समान दिशा में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो उनकी स्पीड को माइनस करते हैं, उनकी चाल को घटाते हैं। तो एक की चाल 15 है, एक की चाल 10 है, तो उनकी सापेक्ष चाल आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 से भाग दिया तो मुझे पता चला कि यार 120 सेकेंड में कार जो है एसयूवी को पार कर जाएगी। कार की चाल ज्यादा है, पार करेगी ही करेगी, तो 120 सेकेंड में पार कर जाएगी। और अगर 120 सेकेंड में पार कर जाएगी, जबकि कार की रियल में चाल कितनी है, 15, तो अगर मैं 15 से गुणा करूंगा तो कार कितने मीटर की दूरी तय कर लेगी, 1800 मीटर। भाई 120 सेकेंड्स में पार कर जाएगी, जबकि उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितनी दूरी तय करेगी। तो भी आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1800, 1800 मीटर। दोनों अपनी जगह ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू जी अनुष्का वर्मा जी, धन्यवाद आपका। ये देखो, ये एक अलग ही कुछ लोग होते हैं, मुरैना से कौन कौन है, तो यूपी से कौन कौन है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, सब निकल जाएंगे जान पहचान वाले। एक बर्तन में 50 लीटर दूध आ सकता है। सबसे पहले बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाला, फिर से भरा, फिर मिश्रण को अच्छी तरह हिलाया, फिर 5 लीटर तरल निकाला, उसकी जगह पानी डाला। एक बार प्रक्रिया दोहराई गई। तो 2 क्रमिक क्रियाओं के बाद बर्तन में कितने लीटर शुद्ध दूध रह जाता है। CHSL 2025 टियर 1, बोलो। पूरा बेसिक से पढ़ना है तो फिर आप मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन कर लेना विनर्स की ऐप पर। ठीक है, चलो बता दूं भाई,
इसकी बहुत सिंपल ट्रिक होती है कि आपके पास 50 लीटर टोटल है ना। आप मतलब बेसिक अभी बहुत ज्यादा डीप में बताऊंगा तो आप थोड़ा सा समय ले लोगे, मैं आपको अभी इतना समझा देता हूं कि आप हर बार, इसको बेसिकली रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस कहते हैं कि आप चीजों को रिप्लेस कर रहे हो, है ना। तो आप 50 लीटर में से हर बार 5 लीटर निकाल रहे हो, यानी कितना रह जाता है 45। तो इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। सिंपल मैं बताता हूं, 50 लीटर में से आप हर बार 5 लीटर निकाल रहे हो, यानी हर बार कितना दूध रह जाएगा 45, है ना। तो 45 लीटर रह जाएगा आउट ऑफ 50, और ऐसा आप कितनी बार करते हो, ऐसा आप 2 बार करते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भैया 45 लीटर रह जाता है 50 में से, और इसको आप लिख सकते हो 9/10, और जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है उतना आप ऊपर लिख देते हो। 2 बार दोहराई है तो 2 लिख दो, 3 बार है तो 3, 4 बार है तो 4, सिंपल, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। 9, क्योंकि 2 ही बार प्रक्रिया करी है, ऐसा इन्होंने 2 बार किया, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, है ना। 50 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार, 81 में 2 का भाग दे दो, तो 2 बार होने के बाद आपके पास जो मिल्क बचेगा वो कितना बचेगा भैया, 40.5, 40.5, 40.5 लीटर आपका मिल्क बचेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है, एकदम आसान तरीके से। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? इजी एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये एक बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत बढ़िया सवाल ये आया था लास्ट टाइम, और इसको आप देखो CHSL का 2025। पी क्यू आर में एक वृत्त अंकित है जो क्यू आर, पी आर और पी क्यू को क्रमशः एस यू टी पर स्पर्श करता है। पी क्यू की वैल्यू ये है, पी क्यू की वैल्यू उधर वो है, और पी क्यू आर का परिमाप 32 है। पी से लेकर आर तक का मान कितना होगा? तो ध्यान से फुल स्क्रीन करके सवाल को बहुत प्यारे तरीके से सीखना भाई, है ना। ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर अभी एक सर्कल और बनाना पड़ेगा। इसको फिल कर देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर बनाना है हमें एक सर्कल। ये हमने बना दिया एक सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसको मैं P नाम दे दूं, इसको Q नाम दे दूं, इसको R में नाम दे दूं। आपको पता है कि जब एक बिंदु से हम यहां पे इस बिंदु को मिलाएं और यहां से, आपको यह पता है कि एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, और ये स्पर्श बिंदु से ये जो दोनों दूरी है ये बराबर होती है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक, इसी प्रकार यहां से यहां और यहां से यहां, और ठीक इसी प्रकार यहां से, तो आपने ये जो आपका PQ है, अगर यहां से लेकर यहां तक को मैं X नाम दे दूं, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा भैया, X होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां से यहां तक को अगर मैं Y नाम दे दूं, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा Y, और यहां से यहां तक अगर Z है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा Z। एक बहुत बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि अगर आप एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों की दूरी बराबर होती है ना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता ही होगा। किसी भी बिंदु से आप अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो उनकी दूरी हमेशा बराबर होती है ना। ये हो गया। अब समझना बात को बड़े ध्यान से। सबसे पहले आप आ जाओ इस पे, ठीक है, एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन काफी कम लिखने पर सॉल्व हो सकता है, बट क्योंकि मुझे आपको सिखाना भी है तो मुझे थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन हम काफी कम में इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका परिमाप क्या है, तो देखो x y y z z x, यानी 2 बार x, 2 बार y और 2 बार z मिलाकर कितना है, 32 है। परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का योग, जो कितना है, 32 है ना, 32 है। अगर तीनों भुजाओं का योग 32 है तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 2 बार x, 2 बार y, 2 बार z मिलाकर 32। तो आपको पता चला कि सिर्फ x, y और z की वैल्यू कितनी है भैया, 16 है।
x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है, अब यहां पे हम कोई ऐसे नंबर्स भी एज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि और कोई हिंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब आप इस पे ध्यान दो कि पी क्यू क्या है, P से लेकर Q तक क्या है, तो वो है x प्लस वाई। ठीक है, और Q से लेकर R तक क्या है, Q से लेकर R तक क्या है, तो वो है x प्लस जेड प्लस 5। देखो पी क्यू क्या है, P से लेकर Q तक की वैल्यू है x प्लस वाई, क्यू आर क्या है, Q से लेकर R तक की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड, और साथ में 5 तो है ही। अब यहां पे देखो कि x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ y, जिसका मतलब होगा z प्लस 5। खत्म बात, कुछ भी मत करो, रहने दो ऐसे ही। यहां पी क्यू, तो पी क्यू भैया सेम है, x प्लस वाई बराबर P से लेकर R तक, तो P से लेकर R तक की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड, तो वो आ गया आपका y प्लस जेड, और साथ में कितना है, तो साथ में आपके पास है 2, है ना। यहां y से y कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई z प्लस 2। तो ये दो बड़ी बातें आपको पता चल गई एकदम आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करा। पी क्यू की जगह x प्लस वाई, क्यू आर की जगह x प्लस जेड, ये हो गया। यहां पी क्यू की जगह x प्लस वाई, पी आर की जगह ये पी आर है y प्लस जेड, है ना। y से y कैंसिल, x बचा, यहां पे x से x कैंसिल, y बचा z प्लस 5। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस y की जगह पे, इस y की जगह पे ये रख देना, और इस x की जगह पे ये रख देना। तो देखो x की जगह पे अगर मैं ये रख दूं तो ये है z प्लस 2, y की जगह पे क्या है, z प्लस 5, और यहां z पहले से है, ये x की जगह है, ये y की जगह है, और ये z है जो 16 के बराबर है। देखो z z z कितना हो गया, 3z, 5 और 2 7, उधर से माइनस हुआ तो आपके पास बचा 9, 7 गया तो 9 बचा, 3 से कैंसिल करा, z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। और अगर z की वैल्यू आ गई तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो भाई, है ना। तो देखो z की वैल्यू 3 है, तो बताओ y कितना, तो z अगर 3 है तो 5 और 3, y की वैल्यू 8 आ गई। x बताओ कितना, z की वैल्यू अगर 3 है तो 3 और 2 कितना आ गया, 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन आंसर में आपसे पूछा है कि पी आर बताओ, P से लेकर R तक की वैल्यू बताओ, तो P से लेकर R तक की वैल्यू क्या होती है, y प्लस जेड, y प्लस जेड। तो y और z को जोड़ना है बस, तो y और z को अगर जोड़ोगे तो 8 और 3, आपका आंसर आ जाएगा 11 यानी 11। अब बताओ समझे कि नहीं, देख लो अच्छे से, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा पूरा, दिखने पे मत जाना बस आप। आया मजा भाई, देख लिया, एक बार जल्दी से और सुन लो। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टेंजेंट वाला, स्पर्श रेखा वाला। 2 बार x, 2 बार y, 2 बार z, सब मिलाकर 32 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16 है। फिर मैंने क्या करा, पी क्यू की जगह x प्लस वाई रखा, क्यू आर की जगह x प्लस जेड रखा, x से x गया, y का मान आ गया z प्लस 5। यहां पे पी क्यू पी आर की जगह रखा, y से y गया, x की वैल्यू z प्लस 2, x की जगह रखा z प्लस 2, y की जगह रखा z प्लस 5, z है, 3 बार z, 5 और 2 7 माइनस बचा 9, 3 से कैंसिल हुआ ये। z अगर 3 है तो 5 और 3 8, z अगर 3 है तो 3 और 2 5। फिर इन्होंने कहा कि पी आर की वैल्यू बताओ, p से लेकर r तक, तो p से लेकर r तक मतलब y और z को जोड़ना है, तो y और z को जोड़ दो, 8 और 3 11। ये आपका कितना है, y 8 है और z कितना है, 3 है, 8 और 3 11, 11 आपका आंसर है ना। कोई कमेंट में खूब पूछ रहा है कि पीडीएफ मिलेगी कि नहीं, तो भैया पीडीएफ आराम से मिल जाएगी क्लास के खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे, मैं और बता दूंगा, बता चुका हूं वैसे, अभी पढ़ लो अच्छे से। अगला सवाल, पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी से पहले, सीजीएल का क्वेश्चन आया है, बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी,
है ना। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च कितनी वृद्धि हुई। सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक स्टेप में इसका आंसर हम लाएंगे, एक सिंगल स्टेप में आंसर लाएंगे इसका। ठीक है भाई। चलो बता दूं। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, ये जो सज्जन है 3045 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इनकी गाड़ी का जो एवरेज है वो 15 किलोमीटर प्रति लीटर है। एवरेज तो पता ही है, आप सभी वही बच्चे हैं कि या तो टू व्हीलर चलाते होंगे, कुछ लोग फोर व्हीलर भी चलाते होंगे, है ना। हर बार 50 का तेल डलवाते हैं, पेट्रोल खत्म होता है, फिर जब एकदम खत्म होने पे आता है तभी डलवाते हैं, लेकिन डलवाते फिर 50 का है ना। पैसा होता तो भाई नौकरी की तैयारी क्यों करते। तो समझो, जो एवरेज है वो है 15 लीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में हमारी गाड़ी 15 किलोमीटर चल जाती है ना। तो गाड़ी तो 3045 किलोमीटर चली, तो जब मैं इसका भाग दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी ने कितना लीटर खपाया, गाड़ी को कितने लीटर की आवश्यकता है, ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब इतना पता चल जाएगा और अगर मैं इसमें 82 का गुणा कर दूंगा कि यार 1 लीटर इतने का, तो ये कितने का। वैसे आप अगर भाग दोगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी हमें 203 लीटर की जरूरत पड़ रही है और हर लीटर कितने का है, 82 का। पर ये तो पुरानी कीमत है और कीमत में अब कितने की वृद्धि हो गई, 5% की। अब यहां एक गलती सब लोग कर सकते हैं, अगर प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो सुनना। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई, हमें केवल यह बताना है कि पहले जो खर्च था और अब जो खर्च है उसमें अंतर क्या है, उसमें डिफरेंस कितने का है। तो उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हुई है, तो मुझे इसका क्या निकाल देना है, ओनली 5% निकालना है, सिर्फ 5% निकालना है। बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाओ, इसको अगर आप देखने जाओगे सबसे पहले तो मैं तो कहूंगा कि भैया इसको 100 को टच ना करो तो बेहतर है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके पास 203 है, 82 का 5 गुना करोगे तो 410 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना है, नीचे आपके पास 100 है। अब इसको आप सॉल्व करो। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आंसर निकटतम बताना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 41 का अगर आपने 3 गुना किया तो 123 का 23 कैरी हो जाएगा 1। 41 का दुगना 82 में 1 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 83। ठीक है, तो इनका गुणा करने पे आया 8323 और नीचे हमारे पास पहले से क्या है 10, तो 10 यानी दशमलव, तो 832 832 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 832। बोलो सही है। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है ना। और हमारे टफ या इजी बोलने से पेपर बनाने वाला पेपर तो बदलेगा नहीं, पेपर तो आएगा। हमारे हाथ में है सीखना, है ना, इसलिए सीखो। एग्जाम के पहले सीखोगे तो एग्जाम में चीजें बन जाएंगी। तो सीखने पर फोकस करो, कंप्लेंट करना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, ऐसा पेपर आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। शिकायत कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। ठीक है, हर व्यक्ति की जिंदगी में तकलीफें हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में शिकायतें हैं। शिकायतें करना बंद करो, रियलिटी एक्सेप्ट करो। 3045 किलोमीटर जाना है 15 के एवरेज से, तो 203 लीटर पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल का भाव है 82 और पेट्रोल में 5% की वृद्धि हो गई, तो आपकी जेब पे कितना, ये पता है क्या है, इतने रुपए एक्स्ट्रा आपके लग जाएंगे। इतना दबाव आपकी जेब पे और आ गया, बस इतना सा पूछा है। ठीक है, चलो अगला, एलजेब्रा सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 2025 का एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने।
देख लो भाई, फिर हम आपको समझाते हैं अच्छे से। देख लिया? जरूर सुमेर सिंह जी, बैंकिंग के बच्चों के लिए भी हम करते हैं क्लासेस, है ना, बिल्कुल प्रयास रहेगा भाई। चलो देखो, अलजेब्रा में आपको मैंने पढ़ाया था, ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ये P बटे ए है तो A बटे P, क्यू बी बी क्यू, आर सी सी आर, तो इस पूरे को ना आप x मान लो, इस पूरे को y मान लो और इस पूरे को z मान लो, ठीक है। P बटे ए को x, Q बटे b को y, R बटे c को z। तो अब ये देखो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस z बराबर 1 हो गया। अब ये उल्टा है, P बटे ए x है तो A बटे P क्या होगा, 1 बाय x, ये क्या होगा, ये होगा 1 बाय y, और ये क्या होगा, तो ये होगा 1 बाय z, और ये सब किसके बराबर कहलाएंगे, 0। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटे x। अगर कोई P बटे A है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, A बटे P, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसको x कहूंगा तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटे x होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, है ना, ये अगर x बाय z है तो ये 1 बटे x, 1 बटे y, 1 बटे z है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा x y z, x से x कटेगा तो ऊपर देखो x y y z और z x आएगा, और ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा x y z, x से x कटेगा तो y z बचेगा, y से y कटेगा तो x से z बचेगा, z से z कटेगा तो x y बचेगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। आगे अब अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो यहां क्या बचेगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये सब किसके बराबर है, ये सब 0 के बराबर है ना। तो आपको दो चीजें यहां से निकल के आ गई और वो ये है, ठीक है। अब और ध्यान से देखो, जब मैंने कहा कि P बटे A अगर x है तो P का स्क्वायर और A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये क्या है, ये है आपका x का स्क्वायर, ये क्या है, ये है आपका y का स्क्वायर, और ये क्या है, ये है आपका z का स्क्वायर, और इस सब की वैल्यू आपको पता लगानी है, ठीक है। तो मैं आप सबको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं, अगर याद है तो बताओ, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो वो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो हाँ या ना, सही है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहां यूज करेंगे, क्योंकि हमें यह पूछा है, हमसे यह पूछा है, तो इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर के माइनस 2 बार एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। समझ रहे बात, ये हमें बताना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यानी 2 इंटू 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, फाइनली 1। इतनी मशक्कत के बाद आंसर कितना है, 1। बोलो भाई समझे कि नहीं। अच्छा, क्या बात है रोशन भाई, आप हमारे गांव से हैं। जरूर जरूर, एमपी पुलिस की क्वेश्चंस भी कराएंगे। वैसे आप ये सॉल्व कर लोगे ना तो हर एग्जाम में काम आएगा आपको, है ना, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस के हो, हर एग्जाम में काम आएंगे। आया मजा, है ना। अगर ये एक्स वाई जेड है तो ये 1 बटे एक्स 1 बटे वाई 1 बटे जेड, इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, है ना। यहां पे मैंने बेसिकली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और प्लस 2a। तो क्योंकि ये इधर है तो इसको उठ के बेचारे को इधर आना पड़ा, इसलिए वो प्लस से माइनस हो गया। ये वाले फॉर्मूले पर बेस्ड एकदम सिंपल क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ये बन जाएगा आपसे। अगला सवाल देखो यार, सीजीएल का फिर से 2025 का सवाल। अच्छे से इसको 2 बार पढ़ो और जब मैं आपको बताऊंगा तब आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान निकला, दिखने में खतरनाक है। बस ये 2 बार इसको बड़े ही प्रेम से पढ़िए। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, और उतना भी कष्ट ना देना हो तो फुल स्क्रीन पे पढ़ो आप, तो है ना। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर इस क्लास के बारे में कुछ शब्द बयां करिएगा कि कैसे क्वेश्चंस लगे, समझ में कितना आया, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा जो हमने। क्योंकि देखो, अगर 2025 में एसएससी के 8-10 एग्जाम्स हुए, उन 8-10 एग्जाम्स में हजारों क्वेश्चंस हैं, उनमें से हमें बेहतरीन 100 क्वेश्चन छांटने हैं जो आपको कंफ्यूज करे, या जो देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो सबसे बन जाएंगे, जो हटके हैं या ऐसे कि आपका इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं कि अगर हजारों सवालों में से हमें अगर 100 क्वेश्चन चुनना है तो आपका काम कितना बड़ा खत्म कर दिया। हमें पता है कि यार ये सवाल तो मैक्सिमम स्टूडेंट से बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो करवाना है आपको। तो इसीलिए ये सीरीज हमने चालू करी है। तो आपका कई घंटों का समय आपका बच रहा है और एकदम पका पकाया आपको मिल रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं खुद छाट रहा हूं और उसके बाद आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आप समझो कि फिल्टर एकदम मिल रहा है आपको, एकदम रस मिल रहा है, पका पकाया माल। ठीक है, ये क्लास रोज तो नहीं होगी, मैं आगे कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हमारी क्लास जैसे आज की क्लास है, अगली क्लास हमारी 19 को होगी, 19 को इसका आगे का सेशन रहेगा, है ना। चलिए, तो 2 व्यक्ति ए और बी ने खेत किराए पर लिया, 6 महीने के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 महीने के लिए 15 गाय रखी। आप इसको समझो, एक ए है, एक ए है और एक बी है ना। इसने 6 महीने के लिए 21 घोड़े, घोड़े को मैं हॉर्स लिख देता हूं, और 2 महीनों के लिए 15 गाय, तो 15 काऊ लेकर आया। बी को देखो, इसने क्या किया, इसने 6 महीने के लिए 15 गाय लेकर आया यानी 15 काऊ, और 7.5 महीनों के लिए 40 भेड़ यानी शिप लेकर आया। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है सभी को। आगे बोल रहे हैं कि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर है, 3 घोड़े 5 गाय के बराबर है, और 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर है, यानी भोजन बराबर करती है, एक ही बात है, समझ रहे हो आप, है ना। 3 घोड़े 5 गाय के बराबर और 6 काऊ, 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर है। तो यहां पे हॉर्स और काऊ का रेशो क्या निकलेगा, काऊ नीचे आ जाएगी तो 5 वही है, 3 इधर आ जाएगा, तो हॉर्स की क्षमता और काऊ की क्षमता। इधर आ जाओ, सी यही है, एस नीचे आ जाएगा, 10 और 6 तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 2 से 3 बार, तो काऊ की वैल्यू 5 है, तो शिप की वैल्यू कितनी है, 3 है। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आपका सवाल 90% सॉल्व हो गया अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो। ठीक है, बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई क्षमता वाली, तो भैया काम खत्म आपका, है ना। फिर से एक बार समझा रहा हूं, 3 हॉर्स 5 काऊ के बराबर, 3 घोड़े जो हैं 5 गाय के बराबर है, तो हॉर्स वही है, काऊ नीचे, 5 और 3, 6 गाय 10 शिप के बराबर है, भेड़ के बराबर है, तो काऊ वही है, शिप नीचे, 2 से दोनों कट गए, 5 और 3। अब कुछ नहीं करना है, इनको उठा के यहां रखना है। हॉर्स की क्षमता कितनी है, तो यहां 5 का गुणा कर दो, है ना। काऊ की कितनी है, तो यहां पे 3 का गुणा कर दो। काऊ के लिए क्या रखना है, तो काऊ के, अच्छा एक और दिक्कत है यार यहां पे, वो मैंने अभी देखी, यहां काऊ की वैल्यू 3 है, यहां काऊ की वैल्यू 5 है, तो दोनों को सेम भी करना पड़ेगा, है ना। तो आप एक छोटा सा काम करो, 1 मिनट इसको रोको जरा, काऊ की वैल्यू तो दोनों जगह सेम करनी पड़ेगी ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां 3 है, यहां 5 है, तो एक काम करो, यहां दोनों में 5-5 का गुणा कर दो,
और यहां दोनों में 3 का गुणा कर दो। क्यों ऐसा वो भी समझो, ताकि 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, तो भैया काऊ यहां भी 15 है और काऊ यहां भी 15 है, ठीक है। और ये कितना बन गया, तो ये आ गया आपका 25, और ये कितना हो गया, तो ये आ गया आपका 9। अब रख सकते हो। तो हॉर्स की जगह पे रखना है आपको 25 और काऊ की जगह पे क्या रखना है, तो 15। यहां भी काऊ की जगह कितना रखोगे, तो 15 है ना, और शिप की जगह कितना रखोगे, तो शिप की जगह रखोगे 9। रेशो हमने बराबर किया है। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि हॉर्स 5 है, काऊ 3 है, यहां काऊ 5 है और शिप 3 है, तो ये 3 है तो यहां 3, ये 5 है तो यहां 5। ये मैंने वही किया है, ये 25 आ गया, ये 5 और 3 15 हो गया, और ये 3 और 3 9 हो गया, तो मैंने वही कर दिया जगह बचाने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, रेशो बनाएंगे और उस रेशो में वो अपना खर्चा पानी बांटेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो देखो यहां पे अगर मैं देखूं, इन सबका अगर मैं गुणा कर दूं तो 25 इंटू 6 हो गया 150, है ना। 150 का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो 15 15 एकम 15 30 और 1 31, और यहां पे करा 15 15 225, 225 का दुगना हो गया कितना, तो आ गया आपका 450, है ना। तो 4 5 और 6 यानी ये 3600 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो। 6 महीने 21 घोड़े, है ना, और 2 महीने 15 गाय। ओके है, क्लियर है भाई यहां तक। ठीक है, उधर चलते हैं। यहां पे देखें तो 15 15 हो गया आपका 225, और 225 का अगर मैं 6 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 225 का 6 गुना करा तो ये 3150, वही आएगा कि 3150, है ना। और यहां पे अगर मैं देखूं 0 से दशमलव गया, 7.5 का 4 गुना अगर मैं करूंगा तो 6, और 6 इंटू 9 54, है ना। ये हो गया आपका 225 इंटू में 6 कर दिया तो 0, 12 और 3 15, और 12 और 1 13, यहां पे मैं एक इधर का उधर कर दिया 1350, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, 1350। यहां पे अगर मैं देखूं 0 से दशमलव गया, 7.5 का अगर मैं 4 गुना करूंगा 3, और ये हो जाएगा आपका कितना, है ना, 15 15 3 9 27, तो ये मेरे ख्याल से 2700 आना चाहिए, 2700 आना चाहिए। तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 7 और 3 10 का 0, 2 3 4 और 1 5, नहीं 2 3 और 1 4। बताओ ओके है सब कुछ, सही है। अब मुझे यह देखना है कि क्या ये दोनों आपस में और कैंसिल हो सकते हैं। तो मुझे ये दोनों 9 से कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। देखो 0 से अगर मैं 0 उड़ा दूं तो 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, और 9 इंटू 4 36, और 9 इंटू 5 45, और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार। तो कुल मिला के ये दोनों आखिरी में कट पिट के आए हमारे हाथ में 8:9, 8:9, है ना। अब आप समझो हम आंसर के बहुत करीब हैं। इन्होंने कहा कि ए को किराए का कितना हिस्सा देना पड़ेगा। तो देखो जो भी होगा वो टोटल कितने हिस्सों में बटेगा, तो 8 और 9, 8 और 9 कितना हो गया, तो 17 हो गया, है ना। इसमें से ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 8, तो आपको इसका जवाब देना है 8/17, 8/17, 8/17, ठीक है। बोलो भाई जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन था, इन तीनों का गुणा किया, इन तीनों का गुणा किया, तो ये आया टोटल 3600, इनका गुणा किया, इनका गुणा किया, ये आया 4050। रेशो बना 8 और 9 का, तो टोटल है 17, उसमें से ए की हिस्सेदारी क्या है, 8 है। आपका आंसर आ जाएगा 8/17, 8/17, दैट्स इट। जिसने 4.0 लिया था उसको 7.0 नहीं जरूरत है। अगर आपने पहले से मैथ्स पढ़ लिया अच्छे से फाउंडेशन से, जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि ठीक है और नए सवाल हल कर ले तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके भाई, बढ़े आगे तीव्र गति के साथ। अगला देखो, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे विद्यार्थी हैं
तो आपके लिए यह सवाल मात्र आंसर लाने तक के लिए 10 सेकंड का है। अगर आपने मुझसे YouTube पर, एप्लीकेशन पर कहीं भी पढ़ा है तो आपके लिए सवाल सेकंड्स में सॉल्व करने लायक ताकत रखता है। इतनी बढ़िया प्यारी ट्रिक मैंने बताई है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। सवाल एक बार पढ़े फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देख लो अच्छे से। हाँ, बिल्कुल भाई। देखो, करेले की सब्जी खाने से ज्यादा कड़वा होता है करेले का जूस पीना। और आप ये समझो कि आपको अब सब्जी खाओगे रोटी के साथ, है ना, फिर थोड़ा सा उसमें अचार भी लगा लिया, कुछ मीठा भी खा लिया, तो करेले का स्वाद कम हो जाता है, कड़वापन, लेकिन उतना फायदा वो नहीं करेगा। और अगर करेले का जूस पी लिया तो उतना फायदा कुछ और कर नहीं पाएगा। तो करेले का असली फायदा तो जूस से मिलेगा। तो ये समझो कि ये करेले का जूस है, सीधा कड़वापन आ रहा है लेकिन फायदा तुमको पूरा देगा, है ना। आपके जैसे कई लोग कह रहे हैं बहुत कठिन सवाल है तो हमसे तो बन ही नहीं रहा है, तो आप समझो कि हमने 2025 के जो अच्छे सवाल हैं वो करवा रहा हूं मैं। और अगर ये कर लिए तो इनके बचे हुए सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। ऑलरेडी ये क्लास हम एक लेवल की रख रहे हैं कि भाई अच्छे लेवल के ही सवाल करेंगे, तो ये बोलना छोड़ दो कि क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लेवल के ही क्वेश्चंस लाया हूं मैं, तो क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे तुमको। बट इन सवालों को सीख लिया तो बाकी जो सवाल बचेंगे वो एकदम इनके आगे लड्डू लगेंगे तुमको, है ना। तो करेले का जूस पीना टफ है, करेले की सब्जी उसके कंपैरिजन में खाना आसान है। सिलेक्शन लेना है तो सब्जी भी खाते आना चाहिए, जूस भी पीते आना चाहिए। वर्ग 2 में भी आपको खूब काम आएंगे। हाँ, पानी का अचार खाओ, धुआं धुआं हो जाएगा। चलो देखें, तो भाई इसमें केवल एक बात देखनी होती है। एक हमारे यहां पे सुपरस्टार मंदार जी हैं, छुटकू हैं ये, जो 11 साल के हैं। एक तुषार है जो कितने साल का है, 12 साल का है। तो इनके पिताश्री ने कहा कि बेटा जब तुम दोनों 22 साल के हो जाओगे ना, तुम्हारे नाम की एफडी मैं आज कर रहा हूं। आज एक बच्चा 11 साल का, एक 12 साल का है, और जब तुम 22 साल के होंगे तो तुम्हें सेम पैसा मिलेगा तुम्हारे अकाउंट में, है ना। कोई भेदभाव नहीं पिताजी ने करा। अब पिताजी ने कहा कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा जमा कर रहा हूं वो 8% पे जमा कर रहा हूं, ताकि जब तुम 22 साल के हो जाओ तो तुमको सेम राशि मिले, ठीक है। अब मंदार के पास कुल धनराशि अगर 24,700 थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी राशि दी, है ना। अच्छा, मैं यहां पे थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, मंदार तो पिताजी हो गए, एक केतन है ना। मंदार तो पिताजी हो गए, पिताजी भी नहीं दादाजी हो गए। तो मंदार के 2 पोते थे, केतन और तुषार, है ना। तो दादाजी ने कहा कि बेटा तुम दोनों के लिए मैं एफडी करके जा रहा हूं, 22 साल की उम्र में तुमको सेम पैसा मिलेगा। अब अगर दद्दा के पास 24,700 थे तो उसमें से तुषार को उन्होंने कितना पैसा दिया था, यानी तुषार के लिए कितना पैसा उन्होंने जमा किया था। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो इसकी भाई सिंपल ट्रिक होती है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 पर 2 रुपए ब्याज। और फिलहाल मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। हम दोनों लोगों में उम्र में अंतर देखते हैं कि दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, है ना। तो 25 पर 2 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी 27, और ऐसा कितने साल तक होगा, मात्र 1 साल तक होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता चल गया कि इनमें रेशो बनेगा 25 और 27 का, ठीक है। जो छोटा होता है उसको कम पैसा मिलता है, जो बड़ा होता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो मंदार और तुषार का रेशो आ गया 25:27। और यही चीज किताबों में या कई जगह इतना डिटेल में और लॉन्ग मेथड से पढ़ाते हैं, और आखिरी में आता है यही रेशो। अगर 2 साल होता तो मैं यहां पे 2 लगा देता कि भाई 27 का वर्ग हो गया 729, 25 का वर्ग हो गया 625। 3 साल होता तो मैं घन कर देता। तो 2 ही साल का, दोनों में 1 ही साल का अंतर है, पावर में 1 किया, 25 और 27 हो गया, बात खत्म। अब इन्होंने कहा कि मंदार के पास 24,700, दादाजी के पास 24,700 रुपए थे, तो 24,700 को बांटो, 25 और 27 हो गया कितना, 52। और आपसे बोला है कि बताओ इसमें से तुषार को कितना दिया, तो यहां तुषार कौन है, तुषार है 27, है ना। देखो जो छोटा होगा
उसका हिस्सा भी छोटा होगा, जो बड़ा होगा उसका हिस्सा हमेशा बड़ा होगा। ये ट्रिक है इसकी। उसके पीछे का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो छोटा होगा उसके अकाउंट में पैसा ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो उसको कम पैसा देंगे। जो बड़ा होगा उसके अकाउंट में पैसा छोटे की तुलना में कम समय तक रहेगा तो उसको ज्यादा पैसा देंगे, ताकि दोनों को दोनों को मिश्रधन अमाउंट बराबर मिले। तो बड़े को ज्यादा, छोटे को कम, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना भाई। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप एक तो डिजिटल सम लगा सकते हो। 24,700 ही है ना। हाँ, 24,700 है तो देखो ये 1 लाख वाला आंसर तो आ नहीं सकता। आंसर आपके ये 3 ही आएंगे। हम चाहें तो यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं या फिर गुणा ही कर लो यार, 13 से कट जाएंगे। 13 से देखोगे तो 13 एकम 13 और 13 इंटू 9 117, तो और ये हो गया 13 इंटू 4 52, है ना। और अगर मैं इसको 4 से उड़ाने जाऊं तो अगर इसको मैं 4 से कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, बचेगा 3 और बचेगा आपका कितना 3 और 0, तो 4 इंटू 7 हो जाएगा 28 और 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अब मुझे 475 में 27 का गुणा करना है। इकाई अंक आपका काम करेगा नहीं, है ना। तो हम चाहें तो अब यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन खेल सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप बहुत ज्यादा तुक्का यहां पे मार नहीं पाओगे। समझ आ रही है बात। तो हम अब ऐसा करते हैं, डिजिटल सम लगा के देखते हैं पहले। जैसे मैंने देखा कि यार 5 2 7 और 2 9, तो यहां 8 और 1 9 आया, ठीक है। यहां पे देखा 8 और 1 9 हो गया, 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब कितना आ गया 4। यहां पे देखा तो 6 2 8 और 1 9, तो 5 और 1 6 बचा। मतलब भैया बधाई हो, सबका डिजिटल सम अलग अलग है। तो देखो ये हो गया 5 और 4 9, तो बचा आपके पास 7, और यहां है 7 और 2 9, तो जो 9 से टकराएगा डिजिटल सम भी 9 ही आएगा, तो आंसर आपका 9 वाला आएगा। सी आपका आंसर है। गुणा भी कर सकते हो, नहीं तो डिजिटल सम सबसे बेहतरीन तरीका है ना। आप यहां पे देख सकते थे कि भैया 27 मतलब 9, तो आंसर वो आएगा जिसमें 9 का भाग जाए, और 9 से भाग जाने वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। आपको अगर आज के इस जमाने में मैथ्स अच्छा करना है, या आप चाहते हो कि हमारे आंसर जल्दी आए, तो केवल सॉल्व करना जरूरी नहीं है, मेथड तो पता होनी चाहिए, पर आपको डिजिटल सम, मल्टीपल्स यानी गुणज देखते हुए, जैसे 9 का पहाड़ा 9 का गुणज, फिर इकाई अंक यूनिट डिजिट, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। हर अस्त्र एक साथ लगता है, केवल ये इतना काफी नहीं कि मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व करते आता है। आपको अगर जल्दी आंसर लाना है तो आपको ये बाकी हथियार भी आने चाहिए चलाते, वो आपका एग्जाम में समय बचाते हैं। तो इन चीजों को भी सीखो। इन सब के वीडियोस मेरे यूट्यूब पर हैं। एक हमारी अलग से चैनल है आदित्य पटेल मैथ्स, उस पर सबके बहुत अच्छे वीडियो डले हुए हैं, वो देखो। या आप तो किसी भी टॉपिक का नाम सर्च करना, मेरा नाम लगा देना, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही सीखना है तो आप यूट्यूब पे लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट बाय आदित्य पटेल, आपको शानदार वीडियो मिलेगा। और एक बार अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप कहोगे कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट फेवरेट चैप्टर आपका बन जाएगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। आप पढ़ के देख लेना एक बार यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, और वैसे अगर सीखना है तो ये मेरी एक कैलकुलेशन की बुक है, कैलकुलेशन प्रो, तो ये सारी ट्रिक्स, केवल ये ट्रिक्स की बुक है, तो आप ये ले सकते हो। इसका कोर्स भी है विनर्स की एप्लीकेशन पे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 या 200 रुपए का कोर्स है कैलकुलेशन का, पूरा कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैंने सिखाई है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बैग में लाल नीले हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3 4 और 6 है। बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाएं तो लाल नीले हरे मार्बल का अनुपात 4 5 7 हो जाता है। डाले गए हरे मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलें आगे। एग्जाम में भी नाम लगा देना तो प्रश्न खुद ही तुम्हें आंसर बता देगा। चलो पढ़ लिया। दिव्यास्त्र बुक फॉर्मूले के लिए है, उसमें सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट्स हैं। चलो भाई, लाल नीले और हरे मार्बल की संख्या 3 4 और 6 है ना।
रेड, ब्लू, नीले मतलब हो गया आपका ब्लू, और हरा, हरा मतलब हो गया आपका ग्रीन, है ना। तो इनका रेशो कितना है, 3, 4 और 6 है, जो बाद में कितना बन जाता है, 4, 5 और 7। ध्यान से सुनना, और अगर आप मैथ्स फाउंडेशन के हमारे विद्यार्थी हो, आज सुबह रेशो चैप्टर में ही क्रॉस मेथड पढ़ाई थी और सुबह मैंने बताया भी था। तो जो मैथ्स फाउंडेशन वाले हैं जिन्होंने आज सुबह ही ताजा ताजा पढ़ा है, वो कमेंट में अपनी उपस्थिति बताना। तो इनका यह कहना है कि 20 लाल मार्बल्स और डाल दी, 15 नीले और डाल दिए, और ग्रीन वाले अज्ञात हैं, ये पता नहीं कितने डाले। तो ग्रीन वाले कितने मार्बल्स डाले ये आपको बताना है। पूरा सवाल आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। लाल, नीले और हरे मार्बल्स का कंचों का रेशो इतना था, 20 लाल डाले, 15 नीले और डाले, और ग्रीन वाले अज्ञात संख्या में डाले, तो नया अनुपात ये हो गया। तो बताओ हरे वाले कितने मार्बल्स, कितने कंचे डाले। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। तो आज सुबह जो क्रॉस मेथड पड़ी है उसका आप देखो डेमो। हम क्या करेंगे, और कल ये क्वेश्चन ऐप पर भी पढ़ाने वाला हूं मैं, कल अगला नंबर इन्हीं का था, है ना। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो जिन चीजों की पूरी जानकारी हो पहले उसको हल करो। ये सिखाया है कि मैंने आपको, आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए हरे को, ये सिखाया है क्या कि भाई ये रेशो पहले ये था, बाद में ये हो गया, ये संख्या के कारण। तो पहले बस इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी किसी की चिंता ही मत करो। तो देखो आप बस इतने में क्रॉस मेथड लगाओगे इधर इधर में, है ना। तो देखना 5 का 3 गुना हो गया 15, 4 इंटू 4 हो गया आपका 16, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। 4 इंटू 4 16, 5 दिया 15, अंतर कितने का है, 1 का है। यहां आ जाओ, प्लस प्लस होने पे माइनस करते हैं, आपको बताया ही था। तो 15 इंटू 4 हो गया आपका 60, 20 इंटू 5 हो गया आपका 100, दोनों में अंतर कितने का है, 40 का है। तो बधाई हो, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 40 है। ठीक है, एक बराबर अगर 40 है तो इस 40 का गुणा आपको इन तीनों में गुणा करने का अधिकार है, आप किसी में भी कर लो। तो ये दोनों, अब देखो इन दोनों के बारे में तो पता है लेकिन ये मिसिंग है, तो इन दोनों में से कोई एक ले लो और ये अब ले लो। तो हम ऐसा करते हैं, 40 का गुणा 3 में करते हैं, तो भैया 120 कंचे ये हैं लाल वाले। 40 का गुणा 6 में करते हैं तो ग्रीन वाले 240 कंचे हैं। ठीक है, लाल वाले 20 कंचे और आए, हरे वाले पता नहीं कितने आए। उसके बाद जो नया रेशो हो गया, तो लाल वालों का हो गया 4 और हरे वालों का हो गया 7। आप रेड और ग्रीन ले सकते थे, ब्लू और ग्रीन भी ले सकते थे। एक वो ले लो जिसके बारे में पूरी जानकारी है, एक वो ले लो जो पता लगाना है। ठीक है, कोई सा भी ले लो तो आंसर आ जाएगा आपका। समझे बात। तो हमने 4 इंटू 3 120, 40 मतलब 40 इंटू 6 240, ये वाले 20 आए, ये वाले पता नहीं कितने आए। उसके बाद रेड हो गए 4 और ग्रीन हो गए 7, 4 और 7। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, 12 इंटू 7 840, और ये हो जाएगा कितना, 20 इंटू 7 140, है ना। 24 इंटू 4 240 यानी 960, और ये हो गया आपका कितना, 4x। ठीक है भाई, तो इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे 14 इंटू 4 करके भी, या अब आप इनको जोड़ लो तो ये आ जाएगा आपका कितना, 980। उसमें से आपका 960 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 20, और ये आ जाएगा आपका 4x। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ग्रीन हरे कंचे कितने आए, आंसर आ जाएगा 5। अब बताओ, आया मजा। ठीक है, है ना। तो हमने पहले बस इतने हिस्से में क्रॉस मेथड लगाई और 1 की वैल्यू पता लगा ली। अब इन दोनों में से कोई एक ले लो, और ये तो पता लगाना है तो इसको ले लो। तो 40 का गुणा इसमें, 40 का गुणा इसमें, ये 20 आए, ये x आए, और नया रेशो क्या हो गया, 4 और 7। बस सॉल्व किया, x का आंसर आ गया। आगे बढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का यह सवाल है।
एक रेखा बिंदु 5, 7 से होकर गुजरती है, इसका ढलान -1 है, समीकरण क्या होगा? देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, y - y1 इज इक्वल टू m ढलान x - x1, शायद आपने पढ़ा हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको ढलान दी हो और एक बिंदु दिया हो तो उसका समीकरण, इक्वेशन निकालने का सूत्र है, ये आपका भैया x1 है और ये आपका y1 है, और ढलान को इंग्लिश में m लिखते हैं, स्लोप कहते हैं। वैल्यू रखो, बात खत्म। y को y रहने दो, y1 कितना है? 7 है, तो माइनस का 7, m कितना है? -1 है, x तो x रहेगा, और x1 कितना है? 5 है, ठीक है। ये रहेगा y -7, -1 का गुणा होगा तो माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है। इसको चाहो तो उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कुछ भी कर लो आप, है ना। तो y को y रहने दो, 7 उधर गया तो 7 और 5 हो जाएगा 12, और माइनस का x अपनी जगह ही रहेगा, और ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो ये सिंपल। अब आप बताओ, जो आप बोलते हो इतने कठिन सवाल आए, अब इसमें क्या कठिन था? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है, CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई आगे चलें। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। एचसीएफ 7 है, दोनों संख्याओं का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी आपको उनका प्रोडक्ट ज्ञात करना है। आप सबको पता होगा कि किसी भी दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है। किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, हां या ना? पता है सभी को? तो देखो, आपसे यही तो पूछा है कि भैया दोनों नंबर्स का गुणनफल बताओ, तो वो तो ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा कि उनका एचसीएफ कितना है, उनका एचसीएफ 7 है, और एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है। अगर एचसीएफ 7 है तो एलसीएम उसी का 126 गुना है। फिर से सुनो, एचसीएफ 7 है और एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है, और अगर इन सबका गुणा कर दें तो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब यह कि एचसीएफ का 5 गुना है, ये लाइन किसी काम की ही नहीं है ना, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दी है, और ये जीडी का सवाल है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये ए है, ये बी है, 7 और 7 हो गया आपका 49, और ये आ गया आपका 126, 9 और 6 54 का 4, आखिरी में 4 आना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 50 भी मान लूं तो 12 पंजे, इसको अगर मैं 50 मान लूं, ठीक है, और इसको अगर मैं 120 ही मान लूं तो 12 पंजे 60, यानी आंसर 6000 के आसपास आना चाहिए। 6000 वाला एक ही ऑप्शन है, तो मुझे हल करने की जरूरत है नहीं। आंसर आएगा 6174। ऐसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा सा यूनिट डिजिट, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल गया। आया भाई मजा? इसलिए अपने कैलकुलेशन को अच्छा करो। चलिए, तो फिलहाल आज 1 घंटे का ही समय लेकर मैं आया था, पर मुझे लग रहा है कि अगली बार समय थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप आराम से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका सॉल्यूशन और इसके आगे के क्वेश्चंस हम 19 जनवरी रात 8 बजे मिलेंगे, और हमारे 100 क्वेश्चंस का टारगेट है कि मैं आपको बेस्ट 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक क्लास में नहीं, 2 में नहीं, 4 में, 5 में, 6 क्लासेस में, ताकि आपको भी बहुत समय एक साथ ना देना पड़े और आप भी धीरे धीरे सीख जाएं, उसको अच्छे से समझ पाएं, रिवीजन कर पाएं। तो हम बेस्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास 19 जनवरी को है, उसके बाद अगली क्लास, फिर इतना गैप नहीं आएगा। इस हफ्ते थोड़े से ऐसे काम है इस कारण, बाकी अगले बार क्लासेस थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी, है ना। तो 19 जनवरी को हम आगे मिलेंगे। आज आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको करके लाइए। और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको अभी 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो यहां जाके आप इस ग्रुप पे जुड़ जाना, विनर्स के सभी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लेना, अपडेट्स और हर चीज आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। अगर आपको एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो एसएससी का फाउंडेशन नया बैच चालू हुआ है, ये आपको विनर्स के ऐप पर मिल जाएगा।
पूरा मैथ्स पढ़ना है तो मेरा मैथ्स का भी कोर्स ले सकते हो, बट एसएससी लोगे तो मैथ्स मेरा पूरा इसमें फ्री है, पूरा मैथ्स का कोर्स इसमें फ्री मिलता है ना। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो हर एग्जाम के लिए। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सबके अलग अलग फाउंडेशन बैचेस भी हैं विनर्स के ऐप पर, है ना। टेस्ट सीरीज है, किताबें हैं हमारी सभी विषयों की, वो आप ले सकते हो। तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगा, यहां से आप ले लीजिए और अदर प्लेटफॉर्म से भी आप किताबें ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विनर्स के साथ आप बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिएगा, हर जगह प्रॉपर अपडेट्स, कुछ कुछ नया आपको हमेशा सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई संजू जी, बर्थडे की शुभकामनाएं अब अभी से दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए भाई विदा लेते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।